मकान मालिक की 3 बेटियां थी। उनमें से सबसे छोटी मेरे कॉलेज में पढ़ती थी और जब मेरी गर्लफ्रेंड बनी तब मुझे मालूम हुआ कि बोतल का ढक्कन अभी तक नहीं खुला है। मैंने कैसे बोतल का ढक्कन खोला, आइए बताते हैं इस कहानी में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं राजकुमार जयपुर से आपके लिए हाजिर हूँ। आज मैं आपको अपनी आपबीती बताने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को आप सब जरूर पसंद करेंगे। मेरी उम्र 24 साल है और मेरी हाइट 5.5 फीट है। मैं ठीक ठाक दिखता हूँ। यह बात सन 2013 की है, जब मैं 12वीं की परीक्षा देने के बाद जयपुर आ गया था। इधर मैं कंप्यूटर विज्ञान से इंजीनियरिंग करने आया था। इधर मैं एक रूम किराए से लेकर रहने लगा। जिस कमरे में मैं रहता था, उसके मकान मालिक के परिवार में कुल मिलाकर 10 से 12 लोग रहते थे। उनमें मेरा मकान मालिक, उसकी बीवी और 2 बेटे और 3 बेटियां रहते थे। उसके दोनों बेटे शादीशुदा थे। उन दोनों की बीवी और उन्हें 3 छोटे बच्चे थे। सब लोग एक साथ एक ही घर में रहते थे। उनका घर बहुत बड़ा था। मेरा मकान मालिक एक रिटायर्ड फौजी था, इसलिए वो घर पर ही रहता था। उसकी बीवी की अक्सर तबीयत खराब रहती थी, जिससे उसे 2 से 4 दिन में हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ता रहता था। उसकी तीनों बेटियों में जो सबसे बड़ी थी, उसका नाम निष्ठा, बीच वाली पिंकी और सबसे छोटी वाली का नाम रिंकी था। रिंकी ही इस कहानी की नायिका है। फौजी की बड़ी बेटी पढ़ाई छोड़ चुकी थी और पिंकी की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने वाली थी। अभी उसकी और उसकी बड़ी बहन की शादी की बात चल रही थी। रिंकी मेरे ही कॉलेज में थी, जो मुझे बाद में पता चला। एक बार मैंने उसे मेरे कॉलेज में देखा, एक प्रोग्राम में देखा था, तब हमारी नजर मिली थी। उस वक्त हम दोनों आपस में कुछ नहीं बोले, बस देख कर रह गए। हमारा एक दूसरे के साथ कोई वार्तालाप नहीं होता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। हम एक दूसरे को रोज देखते थे, पर आपस में कभी कुछ नहीं बोलते थे। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। अब उसकी बड़ी बहन निष्ठा की शादी की तय हो गई। आप ये सब पढ़कर बोर हो रहे हैं, पर मेरी कहानी यहाँ से ही शुरू होने वाली है। जब उसकी बहन की शादी की डेट आ गई, तो घर में शादी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। उनके दोनों बेटे, एक तो फौज में था, वह दूसरा बेटा एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वो उस कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था, जिससे उनको टाइम कम मिल पाता था। इस सब के चलते उन्होंने मुझसे बोला कि मैं घर पर उनकी मदद कर दूं। मैंने हाँ कर दी। अब तक मैं बस से आते जाते उसको देख लेता, तब भी उससे कभी बात नहीं होती थी। एक दिन जब मुझे मेरे मकान मालिक ने नीचे बुलाया, तो मैं गया। मैं नीचे गया तो मेरे मकान मालिक बोले, रिंकी और आंटी को हॉस्पिटल ले जाओ, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मैं उनको बाइक पर बिठाकर हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल उनके घर से 10 मिनट की दूरी पर था। वहाँ मैं उन्हें दिखाकर वापस ले आया और मैंने नोटिस किया कि रिंकी बार बार मुझे देख रही थी। शायद उसका कुछ बात करने का मन हो रहा हो। मैं उसके घर में उसके कामों में मदद करने लगा, जिससे मैं उससे काफी घुल मिल गया। अब तो ये हालत हो गई थी कि मेरा खाना भी वहीं पर होने लगा था। इस सब के फलस्वरूप मेरी दिनचर्या भी बदल गई और अब धीरे धीरे मैं अपना ज्यादा समय उनके यहाँ ही बिताने लगा। एक दिन जब मैं सुबह नीचे कुछ काम कर रहा था, तो मेरे मकान मालिक ने मुझसे बोला, तुम तो रिंकी के कॉलेज में ही पढ़ते हो ना? मैंने अनजान बनने का नाटक किया और बोला, मुझे तो नहीं पता अंकल कि रिंकी भी वहाँ पढ़ती है। वो कुछ नहीं बोले और चले गए। कुछ दिन बाद उनके दोनों बेटे भी छुट्टी लेकर घर आ गए थे। उन दोनों के घर में दिन भर रहने के कारण मैं नीचे कम जाने लगा। अब उनको मेरी जरूरत भी कम होने लगी थी। जब होती तो वो खुद मुझे बुला लेते थे।
इतने दिनों में मैंने ये प्रयास किया था कि मेरी इमेज एक भले लड़के के रूप में बने। फिर एक दिन रिंकी ऊपर आई और बोली, पापा आपको बुला रहे हैं। वो मेरे कमरे में आई तो क्या मस्त लग रही थी। मैं तो उसे देखता ही रह गया। इस समय वो नीली जीन्स और सफेद टॉप में बड़ी जोरदार पटाखा लग रही थी। मैं बस उसे ही देखने में खो सा गया तो उसने फिर से बोला, हम। मैंने कहा, पापा जी आपको बुला रहे हैं। मैं एकदम से सपने से बाहर आया और हकबकाता हुआ अनहा करते हुए नीचे चला गया। अंकल बोले, रिंकी को कॉलेज में कुछ काम है, तुम उसे लेकर चले जाओ और जल्दी लेकर वापस आ जाना। पर जहाँ तक मुझे पता था, आज तो कॉलेज में कोई प्रोग्राम और एग्जाम भी नहीं था। अब मैं क्या बोलता। मैंने अंकल से बोला, ओके अंकल, मैं तैयार होकर 10 मिनट में आता हूँ। मैं तैयार होकर बाहर आया तो वो पहले से वहाँ खड़ी थी। मैं बोला, चलो। वो झट से बाइक पर बैठ गई। मैंने बाइक चलाना शुरू कर दी और धीरे धीरे चलाने लगा। मैं उससे कुछ नहीं बोल रहा था, बस बाइक चला रहा था। कुछ मिनट बाद जब कॉलेज आ गया तो मैंने कहा, जाओ और अपना काम करके आ जाओ, मैं कॉलेज के गार्डन में बैठा रहूंगा, वहाँ आ जाना। इतना बोलकर मैं बाइक को खड़ी करके जाने लगा तो बोली, ठीक है, जाओ जाओ। मैं कुछ समझा नहीं कि इसने जाओ जाओ क्यों कहा। जब मैंने उससे ये पूछा तो उसने बोला, अरे यार मैं घर पर बोर हो रही, तभी तो इधर आई हूँ और अब तुम भी जा रहे हो। मैं उसकी ऐसी बात सुनकर सन्न रह गया, मगर मैं बोला, चलो फिर तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों गार्डन में बैठते हैं। वो भी मेरे साथ में आ गई और बैठ गई। मैं भी वहीं दूसरी बेंच पर बैठ गया और फेसबुक यूज करने लगा। थोड़ी देर में वो उठकर मेरे पास बैठने लगी। मैं बोला, चले घर, तो वो मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी। मैं बोला, क्या बात है, मारने का विचार है क्या मुझे, जो इतना गुस्सा कर रही हो? वो बोली, तुमको जाने की लगी है, मैं यहाँ भी बोर हो रही हूँ। मैंने बोला, ऐसा करो, तुम अपनी सहेलियों को बुला लो और उनसे बात कर लो। वो बोली, क्यों, क्या तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो? मैं बोला, हाँ कर सकता हूँ, पर हम क्या बात करेंगे, हम तो एक दूसरे को बस नाम से जानते हैं और ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। उसने बोला, उस दिन तुमने पापा को मना क्यों किया था कि तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती हूँ, जबकि तुमने मुझे उधर देख भी लिया था। मैंने कहा, मैंने मना इसलिए किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अंकल को इस बात का पता चले कि मैं तुमको कॉलेज में देखता हूँ कि नहीं। वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछने लगते, इसलिए मना कर दिया। वो हंस कर बोली, हम मतलब स्मार्ट भी हो। मैं भी हंस दिया। धीरे धीरे हम दोनों बात करने लगे। कब 2 घंटे निकल गए ये पता ही नहीं चला। तभी उसके पापा का फोन आया, घर पर कब तक आ रही हो, इधर और भी काम है। वो बोली, पापा बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, हम दोनों 1 घंटे में आ जाएंगे। अंकल को किसी बात की चिंता तो थी नहीं, क्योंकि मैं जो साथ था इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। हम दोनों फिर से आपस में बात करने लगे। उसने पूछा, तुम सुबह कहाँ खो गए थे जब मैं तुम्हारे कमरे में बुलाने आई थी? इस पर मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वो बोली, अब अपने फ्रेंड को भी नहीं बताओगे? मैं बोला, फ्रेंड? वो बोली, हाँ, अब हम दोनों फ्रेंड हो गए हैं ना। मैं तब भी थोड़ी देर चुप रहा। वो बोली, बताओ ना यार, सुबह कहाँ खो गए थे? मैं मुस्कुराने लगा तो बोली, नहीं बता रहे तो ठीक है, चलो घर चलते हैं। मैं जैसे ही खड़ा हुआ तो उसने हाथ पकड़कर मुझे वापस बिठा दिया और बोली, मेरे प्यारे भोलूराम, अभी बैठो,
मुझे पहले ये बताओ कि तुम क्या देख रहे थे, तभी घर चलेंगे। मैंने बोल दिया, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, तो मैं तुम्हारी सुंदरता में खो गया था। उसने मुझे घूरा तो मैंने सॉरी बोला और कहा, प्लीज अंकल को मत बोल देना, नहीं तो वो मेरा रूम खाली करवा लेंगे। इस पर वो हंसने लगी और थोड़ी देर बाद बोली, ओके नहीं बोलूंगी, लेकिन पहले तुम भी एक वादा करो कि तुम मेरे अच्छे दोस्त बनोगे। मैं बोला, ठीक है, आज से हम दोस्त हैं, पर इस बात का घर पर नहीं पता चलना चाहिए। इस पर उसने भी हाँ कर दी। कुछ देर बाद हम दोनों घर के लिए निकलने को हुए, तब मैंने उसे जूस की दुकान पर ले जाकर जूस पिलाया और घर आ गए। अब शादी के घर में कितने काम होते हैं, तो सब अपने अपने काम कर रहे थे। अब जब भी हम एक दूसरे को देखते तो हंस देते और हाय हेलो कर लेते थे। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। फिर शादी का दिन आ गया। उस दिन वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, आज कितनों को मारने वाली हो? उसने भी तपाक से बोल दिया, कितनों का तो पता नहीं, पर आपको जरूर मारने का विचार है। ये कहकर वो हंस कर चली गई। थोड़ी देर बाद अंकल आए और बोले, पिंकी और निष्ठा पार्लर गई हुई है, तुम रिंकी के साथ जाकर उनको ले आओ। उधर यदि समय मिले तो ये पर्चा और पैसे ले जाओ, कुछ बाजार से भी काम निपटाते हुए आना। मैं ओके कहते हुए पर्चा और पैसे ले लिए। मैं और रिंकी उन दोनों को लेने गए तो पता चला कि अभी और टाइम लगेगा। मैंने रिंकी से बोला, तुम यहाँ रुको, मैं मार्केट का काम करके आता हूँ, जब फ्री हो जाओ तो फोन करके बता देना। इस पर उसने बोला कि कैसे बताऊंगी, मेरे पास तो तुम्हारा नया वाला नंबर ही नहीं है। अब मुझे याद आया कि कल ही मेरे मोबाइल में मैंने सिम चेंज कर ली थी और रिंकी को नंबर नहीं दिया था। पुराना नंबर किसी वजह से काम नहीं कर रहा था। मैंने उसे अपना नया नंबर दिया और उधर से निकल गया। अभी 15 मिनट ही हुए थे कि एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने फोन उठाया तो कोई आवाज नहीं आई। मैंने फोन काट दिया। उस नंबर से फिर से कॉल आई तो मैंने बोला, अगर बोलना ही नहीं है तो कॉल क्यों करते हो? इस पर वो बोली, मैं रिंकी हूँ, क्या मेरा नंबर सेव नहीं है? मैंने बोला, ओके, अभी सेव कर लेता हूँ। तुम लोग फ्री हो गई? वो बोली, नहीं यार, अभी कहाँ, वो तो मैं अकेली बोर हो रही थी तो कॉल कर लिया। कुछ देर बात करो। मैंने बोला, ओके। हमारी थोड़ी देर बात हुई, फिर उसने बोला, अब आ जाओ, हम सब रेडी हो गए हैं। मैं कार लेकर उनके पास पहुंच गया। उधर से हम सब सीधे मैरिज गार्डन में आ गए, जहां शादी का प्रोग्राम था। ऐसे ही शादी भी सिमट गई और मैं और रिंकी धीरे धीरे अच्छे दोस्त भी बन गए। शादी के कुछ दिन बाद सब पहले की तरह नॉर्मल हो गया। अब कभी कभी वो मुझसे कॉल पर बात करने लग गई थी। धीरे धीरे हम नाइट में भी बात करने लगे और हम आपस में खुलने लगे। इसी बीच मझली बहन पिंकी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चली गई थी। मुझे उनके यहाँ रहते हुए 1 साल होने को हो गया था। मैं अब उनकी फैमिली की तरह रहने लगा था। दोनों भाभियां भी मुझसे कभी कभी बात कर लेती थी। ऐसे ही अब मेरे और रिंकी के कॉलेज के एग्जाम आ गई। अब मैं और वो पढ़ाई करने लगे। एक अंकल मुझसे बोले, तुम रिंकी की पढ़ाई में उसकी मदद कर दिया करो। इस बात के बाद से रिंकी मेरे रूम में रात तक पढ़ाई करने लगी। कभी वो 10 तो कभी 11 बजे नीचे जाने लगी। ऐसे ही रात को कभी कभी मजाक में मैं उसे छू लिया करता तो वो कुछ नहीं बोलती थी। इससे मेरी हिम्मत बढ़ने लगी। मैं भी उससे प्यार करने लगा, लेकिन उससे इजहार नहीं कर पा रहा था। हमारे एग्जाम का सेंटर एक ही कॉलेज में पड़ा था तो साथ ही होने थे। हम साथ ही जाने लगे थे। एक दिन हम दोनों एग्जाम देकर वापस लौट रहे तो वो बोली, रुको,
मैं बोला क्या हुआ? उसने बोला मेरा पेट दर्द हो रहा है, जल्दी से घर चलो या मुझे कहीं किसी टॉयलेट में लेकर चलो। मैं उसे टॉयलेट लेकर गया। थोड़ी देर में वो बाहर आकर बोली अपना रुमाल देना। मैंने पूछा क्यों? वो बोली दो ना। मैंने अपना रुमाल उसे दिया और वो 10 मिनट बाद वापस आकर बोली चलो अब घर चलते हैं। मैंने बोला रुमाल मेरा। वो बोली घर चलो। फिर हम दोनों घर आ गए और वो भागकर अपने रूम में चली गई। मैं मेरे रूम में आ गया। उस दिन शाम तक हमारी कोई बात नहीं हुई। मैंने उसे मैसेज भी किया पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। 7 बजे जब वो आई तो मैंने गुस्से से उसे देखा और इग्नोर कर दिया। तब उसने बोला क्या हुआ? मैंने बोल दिया अब आई हो, एक बार बताया भी नहीं कि तुम्हारा दर्द कैसा है। मैं तो यह सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि पता नहीं तुम कैसी हो। वो कुछ नहीं बोली। फिर मैंने उससे अपना रुमाल मांगा तो बोली मांगो मत, मैं नया ला दूंगी। मैं बोला नहीं, मुझे वो ही चाहिए। तो वो कुछ नहीं बोली। फिर मैंने जोर देकर पूछा उस रुमाल का क्या किया तुमने? वो फिर चुप रही और नीचे जाने लगी। मैंने बोल दिया मत बताओ, अब दोस्तों से बातें भी छुपाने लगी हो। इस पर उसने मेरी तरफ देखा और बोली रात को पढ़ाई के लिए आऊंगी तब बता दूंगी। उसके कदम मोड़ते ही मैंने भी बोल दिया हाँ, मेरा रुमाल भी लेती आना, जैसा भी हो वैसा ही ले आना। इस पर वो बोली ठीक है ले आऊंगी। रात को 9 बजे वो आई और बैठ गई। मैंने आधे ही बोल ही दिया रुमाल ले आई। वो कुछ नहीं बोली। मैंने फिर पूछा यार क्या हुआ था? अब तेरे पेट में दर्द कैसा है? वो बोली अभी दर्द 4 से 5 दिन रहेगा। मैंने बोल दिया तुम कोई डॉक्टर हो जो तुमको पता है कि दर्द 4 से 5 दिन रहेगा। इस पर वो फिर से चुप हो गई। मैं बोला नहीं बता रही हो तो ठीक है जाओ। इस पर वो बोली कैसे बताऊं तुमको? मैं बोला मुंह से। वो बोली मुझे शर्म आ रही है। फिर उसने मुझे कागज पर लिखा और दे दिया कि मेरे पीरियड्स आ गए हैं। आपका रुमाल मैंने उस टाइम इसलिए लिया था क्योंकि मेरे पास उस पैड नहीं था, तो मैंने उसे यूज किया था ताकि ब्लड बाहर ना आए, और तुम्हारा रुमाल पूरा ब्लड में गंदा हो गया है इसलिए तुमको नया ला दूंगी। मैंने पढ़ा तो उससे कहने के लिए सर उठाया। वो जाने लगी थी। मैं बोला ठीक है, आगे से मुंह से बोलना जो भी हो, और हाँ जाओ आज रेस्ट करो, कल एग्जाम नहीं है इसलिए आराम से सो जाओ। वो चली गई। फिर हम दोनों मैसेज से बात करने लगे। हमें बात करते करते 12 बज गए। मैंने उसे गुड नाइट बोला और दोनों सो गए। सुबह जब उठा तो पता चला कि अंकल और आंटी कहीं जा रहे थे। अंकल ने मुझसे कहा घर पर ही रहना, रिंकी अकेली है, मैं तुम्हारी आंटी को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा। ये बोलकर वो चले गए और मैं नीचे ही उनके हॉल में बैठकर टीवी देखने लगा। तभी रिंकी बाहर आई और बोली तुम यहाँ? तो मैंने बोल दिया हाँ, अंकल तुम्हारा ध्यान रखने लिए बोल कर गए हैं। वो जाते हुए बोली ठीक है, मैं नहा कर आती हूँ। इतना बोलकर वो चली गई। जब वो वापस आई तो लाल रंग के गाउन को पहनकर बाहर आई। उसे देख मैं तो बस देखता ही रह गया। मैं पहली बार उसे ऐसा देख रहा था। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गई और बोली हम आप कहाँ खो गए जनाब? इस पर मेरे मुंह से तपाक से निकल गया आज तुम इस गाउन में कितनी मस्त लग रही हो। वो बोली अच्छा जी मस्त। ये कहकर वो हंसने लगी। हम दोनों बात करने लगे। मैंने सोचा आज इसे अपनी दिल की बात बता दूं, पर मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं इसका रिएक्शन कैसा होगा।
मैंने उससे ऐसे ही बातें चालू कर दी और उससे पूछा तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? उसने जवाब नहीं दिया, उल्टे मुझसे ही पूछ लिया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? पहले वो बताओ, फिर मैं बता दूंगी। मैंने बोल दिया मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। वो बोली हम। मैं कौन हूँ फिर? मैंने बोला तुम मेरी फ्रेंड हो। वो बोली मैं गर्ल हूँ ना, तो मैं हुई न तेरी गर्लफ्रेंड? ये कहकर वो हंसने लगी, पर मैं नहीं हंसा। इस पर वो बोली क्या हुआ, उदास क्यों हो? मैंने हिम्मत करके बोल दिया मुझे आज तुमसे कुछ कहना है। वो बोली क्या कहना है, कहो। फिर मुझे खाना भी बनाना है। मैंने बोला पहले वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं होगी और किसी से कुछ नहीं कहोगी। वो बोली वो तो तुम्हारी बात पर निर्भर करता है। मैंने उससे बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इतना कहकर मैं चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा तो मैं ऊपर अपने रूम में आ गया। उस दिन हमारी कोई बात नहीं हुई। शाम को अंकल आंटी आ गए और मैं उनकी तबीयत के बारे में पूछकर ऊपर आ गया। मैंने रिंकी से कुछ नहीं बोला। ऐसे ही हमारे एग्जाम खत्म हो गए और मैं अपने घर जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि अब 1 महीने के लिए कॉलेज की छुट्टियां भी हो गई थी। मैं घर आ गया और हमारी इस बीच कोई बात नहीं हुई। जब मैं वापस आया तो वो मुझे देखकर खुश हुई, पर मैंने बात नहीं की। ऐसे ही मुझे आए हुए 10 दिन हो गए। मैं कॉलेज जाने लगा था, वो भी जाने लगी थी। एक दिन कॉलेज से आते वक्त बारिश का मौसम हो गया। अब जुलाई में बारिश होती है। मैं अपनी बाइक पर आने लगा तो वो मुझे बोली मैं भी तुम्हारे साथ बाइक पर चल रही हूँ, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। यह कहकर वो बैठ गई। मैं बाइक स्टार्ट करके चलाने लगा, पर न तो वो बोल रही थी न ही मैं। कुछ ही देर में हम दोनों घर पहुंचने वाले ही थे कि तेज बारिश आ गई और मैं तेज बाइक चलाने लगा। वो बोली रुक जाओ यहीं कहीं पर, बारिश में मुझे भीगना नहीं है। मैंने बाइक को एक शॉप के पास रोक दी और उस शॉप के पास जगह देखकर हम दोनों खड़े हो गए। वो बोली मुझसे नाराज हो क्या, जो बात नहीं कर रहे हो मुझसे? मैंने बोल दिया जब तुमने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया तो तुमको मैं क्या बोलूं और क्या बात करूं? इस पर वो चुप रही और थोड़ी देर बाद बोली ठीक, आज रात तक मैं अपना जवाब बता दूंगी। फिर बारिश कुछ कम हुई तो हम घर आ गए। अब मैं उसके जवाब का इंतजार करने लगा। लगभग 9:30 बजे वो ऊपर आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने उसे देखा तो एक पल मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली मैं भी तुमको पसंद करती हूँ, पर अपने पापा के डर से मैं बोल नहीं पा रही हूँ और तुम भी नाराज हो मुझसे। इससे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज तुम मुझसे नाराज मत रहो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इतना कहकर वो मेरे गले से लग गई और हम दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपक गए कि कुछ होश ही नहीं रहा। इस समय दिल को बड़ा सुकून मिल रहा था। हम दोनों को गले लगे हुए 15 मिनट हो गई थी। तभी किसी के ऊपर आने की आवाज से हम दोनों अलग हो गए। अंकल ऊपर आ रहे थे। फिर हम दोनों अगल होकर ऐसे ही पढ़ाई की बात कर रहे थे तो अंकल पूछने लगे घर में सब कैसे हैं? मैंने बोला सब ठीक है अंकल। अंकल थोड़ी देर में चले गए। फिर वो भी जाने लगी तो मैं उसे देखने लगा। वो बोली अब तो खुश हो तुम? मैंने बोला हाँ। वो जाने लगी तो मैंने बोला एक किस तो दे दो। वो बोली समय आने पर। इतना कहकर चली गई। उस दिन रात को हम दोनों बहुत देर तक फोन से बात करते रहे। सुबह जब उठा तो वो काफी खुश लग रही थी। मैंने कुछ पूछा नहीं, वो कॉलेज के लिए तैयार होकर जा रही थी। मैं भी तैयार होकर निकलने वाला था तो उसने मुझे स्टैंड पर मिलने को कहा।
आज उसने कॉलेज ड्रेस नहीं पहना था। उसने एक पिंक कलर का सूट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। मैं बाइक लेकर स्टैंड पर उसका इंतजार करने लगा। 10 मिनट बाद वो आई और बाइक पर बैठते ही बोली, चलो। मैंने पूछा, कहाँ? वो बोली, जहाँ मन हो वहाँ। मैंने पूछा, कॉलेज नहीं जाना? वो बोली, आज का दिन तुम्हारे लिए है, तुम कहीं भी ले जाओ, पर कॉलेज की छुट्टी के टाइम तक वापस आ जाना। मैं उसे राजमंदिर सिनेमा घर ले गया। उस टाइम वहाँ हेड स्टोरी 2 मूवी लगी थी। मैंने 2 टिकट साइड वाली सीट की ले ली और हम हॉल में जाकर फिल्म देखने लगे। इस दौरान मैं कभी कभी उसे छू लेता तो वो कुछ नहीं बोलती। मेरी हिम्मत बढ़ने लगी। मैंने एक झटके से उसके चापों पर हाथ रख दिया। उसने एकदम से मेरा हाथ हटा दिया और बोली, कोई देख लेगा। इस पर मैं कुछ नहीं बोला और उससे बोला, एक किस दे दो, मैं फिर कुछ नहीं करूँगा। इस पर उसने बहुत इधर उधर देखकर मुझे एक किस कर दिया। हम दोनों मूवी देखने लगे। जब मूवी खत्म हो गई तो हम दोनों घर आ गए। अब हमारी देर रात तक रोज बात होने लगी। धीरे धीरे हमारी बातें भी बहुत ज्यादा होने लगी। हमारा मस्ती का भी मन करने लगा, पर घर पर सब होते थे। तीसरे दिन अंकल और आंटी और उनकी दोनों बहुएं अपने पतियों के साथ चली गई थी। हम दोनों ऐसे ही किसी सही टाइम का इंतजार करने में लगे थे। अंकल आंटी शाम को लौट आए, मगर दोनों भाई भाभी 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हुए थे। उस दिन सुबह अंकल के पास किसी का फोन आया, तो अंकल ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा, मैं और तेरी आंटी 3 से 4 दिन के लिए एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। रिंकी घर पर ही है, तुम उसका और अपना ध्यान रखना। मैंने पूछा, आपको कितने बजे जाना है? वो बोले कि हम दोनों शाम की ट्रेन से जाएंगे, तुम ध्यान रखना और नीचे ही सो जाना। इतना कहकर वो अपने जाने की तैयारी में लग गए। शाम को 9 बजे की उनकी ट्रेन थी, वो चले गए। फिर मैं रिंकी के पास गया और बोला, अब क्या प्लान है रानी साहिबा का? इस पर वो बोली, जैसा आप चाहो वो ही होगा हुक्म साहब। हम दोनों हंसने लगे। रात को खाना खाकर हम सोने ही वाले थे। हमने एक ही रूम में 2 बिस्तर ठीक कर लिए थे। हम दोनों बात कर रहे थे कि हमारे बीच मस्ती वाले बातें शुरू हो गई, इसलिए हम दोनों एक ही बिस्तर पर आ गए। हम दोनों अलग हुए और एक दूसरे को देखने लगे। हम दोनों के चेहरे पर बहुत खुशी थी। तभी बारिश होना शुरू हो गई। हम ऐसे ही लेटे रहे। फिर मैंने धीरे धीरे उस चापों पर हाथ रखकर चापने लगा। हम दोनों ने कृष्ण लीला स्टार्ट कर दिया। इस दौरान धीरे धीरे मैंने उसके चापों को चापता रहा। साथ ही मैं अपना एक हाथ नीचे ले गया और अपना हाथ अंदर डालकर ओखली में हाथ करने लगा। उस दिन पूरा युद्ध चला था, पूरा बमबारी हुआ। अब हम दोनों खुल चुके थे। उस दिन हम दोनों ही कॉलेज नहीं गए। सारा दिन मस्ती चलती रही। उन 3 दिनों में हम दोनों कुल 15 बार कार्यक्रम चालू की। चौथे दिन अंकल आंटी आ गए। अब हमें जब भी मौका मिलता हम हवन कुंड में जल चढ़ा लेते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।